जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 जियोग्राफी का और वाटर रिसोर्स देख रहे हैं, ठीक ना। इस वाटर रिसोर्स में अभी हमको क्या देखना है, तो अभी हमको देखना है इस वाटर रिसोर्स का पार्ट 3, ठीक है, वाटर रिसोर्स। और इस वाटर रिसोर्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या चीज़ें हम उसमें कवर किए हैं, तो पहले तो उसके बारे में कुछ बेसिक बातें, और दूसरा चीज़ इसमें हम देखे हैं कि कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को हम देखे हैं। जैसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी भाखड़ा नांगल, और दूसरा देखें गोदावरी उस पे क्या नाम है उसको, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक ना। तो 2 बहुउद्देशीय परियोजनाएं अभी हम देख चुके हैं। और इसके बाद अब जो हमको देखना है वो हम देखने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बाद अब हमको क्या इसमें देखना है, तो अब हमको जो देखना है वो है आगे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जैसे पहला तो भाखड़ा नांगल हो गया, ठीक है, भाखड़ा नांगल को हम देख लिए हैं। भाखड़ा नांगल कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और इसके बाद भाखड़ा नांगल के साथ साथ हम लोग इसको क्या कंप्लीट किए हैं, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना, तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी कंप्लीट है। अब हमको देखना है जो तीसरी परियोजना है, और उसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। इसी को हम लोगों को आज देखना है, ठीक। और थोड़ा सा एक डाउट ले लेते हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि मृदा अपरदन क्या होता है। पहला डाउट, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव, ठीक है। यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है और जल के द्वारा जब इसका कटाव होगा, ये मिट्टी दूसरे जगह पे चली जाएगी, स्थानांतरण इसका होगा, तो ये क्या कहलाएगा, मृदा का कटाव, मृदा का अपरदन इसी को कहा जाता है। दूसरा डाउट था कि कृत्रिम किसको कहते हैं, कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम का मतलब क्या होगा, कृत्रिम का मतलब होगा जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, मानव निर्मित जो हो, ठीक है। जो कुछ भी मानव निर्मित रहता है उसको कृत्रिम कहते हैं, और जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसको प्राकृतिक कहते हैं, ठीक ना। तो ये डाउट थे और आई होप कि डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट आपके हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके डाउट लिए नहीं जाएंगे, उसीलिए तो जी हम लोग पढ़ा रहे हैं, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। एक एक डाउट हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा यही बस चलिए देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। सबसे पहले ये है कहाँ हीराकुंड बांध परियोजना, तो उड़ीसा में है, ठीक ना, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध परियोजना। और ये उड़ीसा राज्य में है, और ये जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर बना है हीराकुंड परियोजना। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में महानदी पर बना है। और इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये जो परियोजना है इसकी ऊंचाई करीब 6100 मीटर है, ठीक है, ये 6100 मीटर, 61 मीटर है, 6100 नहीं, याद रखना है, 61 मीटर
61 मीटर ऊंचा है और 4801 मीटर लंबा है। विश्व का सबसे लंबा ये बांध है, ठीक है, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है, ठीक है। और इसके बारे में ये याद रखना है कि ये क्यों बनाया गया है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। बाढ़ नियंत्रण, इसका उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रित करना, बाढ़ नियंत्रण के लिए, ठीक है। और बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए, साथ में पन बिजली उद्योग के लिए, ठीक है। पन बिजली जो जल से बिजली तैयार की जाती है, विद्युत तैयार किया जाता है, उसी का मतलब है पन बिजली को तैयार करने के लिए, ये इसके उद्देश्य हैं, ठीक ना, इसलिए इसको बनाया गया है। इसकी बात की जाए तो ये उड़ीसा में ही, ठीक है, उड़ीसा में एक संबलपुर नाम का स्थान है और उस संबलपुर से ये 14 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, महानदी में, महानदी पर ही बना है, स्थान है संबलपुर। और संबलपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, 14 किलोमीटर की दूरी पर, 14 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, ये था हमारा हीराकुंड बांध परियोजना। तो हीराकुंड बांध परियोजना में इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें स्लाइड हम चाहते हैं कि अब जो है इसको किसी को डिलीट नहीं किया जाएगा, बाकी ये स्लाइड आपको पीडीएफ के रूप में मिलती रहेंगी, ठीक ना। इस स्लाइड आपको पूरा मिल जाएगा, जो कुछ भी हम लिखे रहेंगे ये आपको ऐसे एज टू एज दे दिया जाएगा, जैसा है ऐसा आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर दूसरा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसमें ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत आपको हो तो आप बता सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसके बारे में देखते हैं, ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना। ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया है और आंध्र प्रदेश में सिंचाई की समस्या को दूर करने के लिए इसे बनाया गया था। इसे 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, इस पे कार्य 1956 ईस्वी में इससे प्रारंभ किया गया, 56 ईस्वी में, ठीक है, 1956 ईस्वी में। और इसमें अगर बात की जाए तो ये जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर जो हैदराबाद है, सभी को हम मैप पे देखेंगे अभी, ठीक ना, अभी घबराने की बात ना है। इनको एक्यूरेट मैप, इंडिया का मैप इसी पे ऐड किया जाएगा, बोर्ड ऐसा यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है। तो हैदराबाद, और हैदराबाद से ये जो है करीब 144 किलोमीटर की दूरी पर है, 144 किलोमीटर की दूरी पर बांध बनाया गया है और उसी का नाम है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। ये जो है किस नदी पर है, तो ये नदी है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। एक मिनट, अभी कैसा रहेगा, अभी तो सही है, कृष्णा नदी पर ये बनाया गया है। और कृष्णा नदी पे ये जो बनाया गया है, अगर इसकी बात की जाए तो कृष्णा नदी पे तो बना है, लेकिन वहाँ पे एक नालकोंडा नाम का एक जिला है, ठीक है, नालकोंडा जिला है, नालकोंडा एक जिला है, और वहाँ उसी जिले में एक गांव है नंदीकोंडा, ठीक है, नंदीकोंडा, और इसी गांव के पास बना है नंदीकोंडा, इसी गांव के पास बना। ये आप ना भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन कृष्णा नदी पे बना है, हैदराबाद से इतने दूरी पे है, और इसे नागार्जुन सागर बांध जो है
कहा क्यों जाता है, ठीक है, तो ये किसके नाम पे रखा गया है? नागार्जुन सागर बांध जो है, एक बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी थे, उन्हीं के नाम पे इसको नागार्जुन सागर बांध जो है रखा गया है। तो किसके नाम पर? बौद्ध विद्वान, ठीक, बौद्ध विद्वान नागार्जुन, और इन्हीं के नाम पे रखा गया है। नागार्जुन के नाम पे रखा गया है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, इन्हीं के नाम पे नागार्जुन सागर बांध इसका नाम रखा गया है। अगर हाइट की बात की जाए तो ये जो है 1450 मीटर लंबा है, 1450 मीटर, और अगर 125 मीटर, ये क्या है, इतना ऊंचा है, ठीक है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध में आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, और 1956 ईस्वी में इसमें कार्य शुरू किया गया। हैदराबाद से 144 किलोमीटर की दूरी पर है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है, नालकोंडा नाम के जिले में, नंदीकोंडा नाम के गांव के पास में, और बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम रखा गया है नागार्जुन सागर बांध, ठीक ना। इतनी सी बात याद रखना है, लंबाई और ऊंचाई ना भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। अगला आ जाते हैं हम लोग तुंगभद्रा परियोजना, ठीक, अगली परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना के बारे में देखना है। ये जो है संयुक्त परियोजना है आंध्र प्रदेश की और साथ में कर्नाटक की। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ये संयुक्त परियोजना है, और ये बनी कहाँ है? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कर्नाटक में एक जिला है बेल्लारी, और इसी बेल्लारी जिले में बनी हुई है। बेल्लारी जिले में किस नदी पर बनी है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर बनी है, ठीक, तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और इसी पे बनी हुई है, और एक करीब 2441 मीटर लंबा है, और 49 मीटर ऊंचा है। 49 मीटर पॉइंट में रहता है, 54 करके ऐसा है, मीटर ये ऊंचा है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है। और ये जो है 1956 में बना था, 1956 में निर्मित हुआ। और इसमें याद रखना है कि 3 जो है नहर बनाई गई है, 3 नहर और जल विद्युत गृह भी इसमें बनाए गए हैं। नहर और विद्युत गृह, 3 नहर और विद्युत गृह भी इसमें बनाए गए हैं तुंगभद्रा परियोजना में। तुंगभद्रा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, जो बेल्लारी जिले में बनी है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी पर बनी है। तुंगभद्रा नदी पे जो ये बांध बना है, इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 2441 मीटर, और ऊंचाई 49.54 के आसपास है, ऊंचा है। और ये जो है 1956 में बना है, और 3 नहर इस पे बनाई गई तथा विद्युत गृह भी इस पे बनाए गए हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग रिहंद परियोजना के बारे में, ठीक, रिहंद परियोजना देख लेते हैं। रिहंद परियोजना को डबल बार लग गया, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना को 2 नाम दिया जाता है, और एक तो इसी को कहते हैं गोविंद वल्लभ सागर परियोजना,
और एक नाम इसी का और है, और वो नाम है रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना इसी को कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है जल विद्युत का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जल विद्युत का विकास करना, जल विद्युत का विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो जल विद्युत को वहाँ पे प्रकाश है, वहाँ उनको विकसित करना जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये रिहंद नदी जो है, ठीक है, रिहंद नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और रिहंद नदी की अगर बात कर रहे हैं तो ये रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी निकलती कहाँ से है तो एमपी से निकलती है। ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है मणिपेट। ठीक है। और इस पहाड़ी से निकलती है, मणिपेट से निकलती है। और ये जो है आगे जाकर ये सोन नदी में मिल जाती है, सोन नदी में। ठीक। आगे ये जाकर सोन नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब सोन की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है। सोन की सहायक नदी है और ये जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ठीक। तो रिहंद परियोजना में याद रखना है कि इसके कई दो नाम हैं। एक तो गोविंद वल्लभ सागर रेणुका परियोजना, ये भी इसी के नाम है। और इसमें जल विद्युत को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बाकी रिहंद परियोजना जो है ये किस नदी पे बनी है तो रिहंद नदी पर बनी है, जो मध्य प्रदेश के मणिपेट पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी में जाकर ये मिल जाती है। ठीक ना, सोन नदी में ही जाकर ये मिलती है। इसी नदी पर जो यूपी और इसका जो है यूपी और एमपी का बॉर्डर जहाँ है, इसकी जो सीमा है यूपी और एमपी की, यहाँ जो है ये तो मिलती है मतलब मिर्ज़ापुर में मिलती है। ठीक है। मिर्ज़ापुर में जाके मिलती है सोन नदी से। लेकिन इस बॉर्डर पर एक मानव निर्मित कृत्रिम झील भी बनाई गई है जिसका नाम है वल्लभ सागर, गोविंद वल्लभ सागर इसका नाम भी है। ठीक है। झील जो बनाई गई है गोविंद वल्लभ सागर, उस झील का नाम है। एक मानव निर्मित इस पे झील भी बनाई गई है। ठीक ना। तो इतनी सी बातें इसमें आपको रिहंद परियोजना में याद रखना है। ये जो है इसी में ये सबसे बड़ी अगर बात की जाए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है तो इसमें भी मानव निर्मित झील बनी है। और ये जो है मध्य प्रदेश के रिहंद नदी पे बनाया गया है, तो इसका नाम रिहंद परियोजना भी रहेगा, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना भी रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमको देखना है इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक है। इंदिरा गांधी जो सागर परियोजना, फिर इंदिरा गांधी नगर परियोजना कह सकते हैं। ये कहाँ बनी है, ये राजस्थान में बनी है। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये सतलज और ब्यास जो नदी है इसके जल को, ठीक है, सतलज और ब्यास के संगम पर ये बनी है। ठीक है। यहाँ इसका जहाँ पे मिलती है सतलज और ब्यास, उस संगम पर बनी है। और हरिके नाम का एक बांध जो है वहाँ से निकलता है, हरिके नाम का बांध वहाँ बनाया गया है, वहाँ से जो है निकाली जाती है। ठीक। ये नहर परियोजना इंदिरा गांधी। ठीक है। और ये जो है रावी और ब्यास का जल अलग करने के लिए जो है इसको लाया जाता है। ठीक है। उसी के लिए बनाया गया था। और एक लंबी नहर बनाई गई है, करीब 649 किलोमीटर के आसपास जो है लंबी नहर है। तो इसको भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नगर परियोजना, नहर परियोजना हो रहेगी, नगर थोड़ी रहता है। है एक एक परियोजनाओं के बारे में। अब अभी तक हम सब परियोजना देख चुके हैं, तो अब एक एक परियोजना को मैप पे देखेंगे। ठीक ना। इनका मानचित्र, जो मानचित्र में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए मानचित्र में इसको हम देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला जो है इसमें आपको ध्यान देना है,
सबसे पहला जो है इसमें हम लोग थोड़ी सी नदियों के बारे में देखेंगे और केवल उसका लोकेशन देख रहे हैं। मानचित्र में केवल लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो लोकेशन सबसे पहला यहाँ से आपको याद रखना है कि एक नदी यहाँ से निकलती है और उस नदी का नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी, इसको नाम देंगे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सिंधु नदी, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी, ठीक ना। और इस सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां भी इसमें कुछ आएंगी। सिंधु के साथ जो है इसको याद रखना है कि ये जो सिंधु नदी है आपकी, ठीक ना, इसको सिंधु नदी को थोड़ा सा हम इसलिए और मोटा कलर इसका कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये मुख्य नदी है, बाकी इसकी सब सहायक नदियां हैं। ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है अभी ब्रश तो होगा मोटा करने वाला। ठीक है, बाकी इधर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सिंधु नदी है और यहीं से निकलती है एक नदी सतलज नदी। ठीक, ये दूसरी नदी है सतलज, और यहाँ से और भी नदियाँ निकलती हैं। सतलज के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से सतलज है तो यहाँ से और भी नदियाँ हैं, जैसे इधर ब्यास हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई। ठीक है, और रावी हो गई। ठीक ना, तो रावी भी यहाँ निकलेगी, रावी। इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। JCB, R और यस। ठीक, नाम इनका क्या क्या है? इनका नाम है झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। ये नदियां हैं और इन नदियों के बारे में ये याद रखना है कि ये जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां सबके सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु की क्या है? ये सहायक नदियां हैं। और इसी सिंधु की सहायक नदी जितनी भी हैं, यहाँ पर कई परियोजनाएं बनाई गई हैं। हमको अपने यहाँ जितनी परियोजना है यहाँ पर जो बनाई गई हैं, मतलब जो क्लास 10 के सिलेबस के अनुसार, तो उन्हीं को देखना है। सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर परियोजना बनाई गई है और उसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना है कहाँ? तो पंजाब में। ठीक है, बाकी इसके बारे में पूरा तो आपको बताया ही गया है, बस केवल मानचित्र देख रहे हैं। अब इसके बाद हमको देखना है भाखड़ा नांगल के बाद अगर जो परियोजना हमको देखना है। ठीक है, तो अब जो है अगली परियोजना हम देख लेते हैं, दामोदर नदी पर बनी है। ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर नदी पे जो बनी है उसको कहेंगे हीराकुंड परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना।
हीराकुंड या दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, अगली परियोजना जो है, इसके बाद अगर परियोजना की हम बात करें तो ये तो हीराकुंड या दामोदर घाटी इसको कहेंगे, ठीक ना। अगली परियोजना जो है, ठीक है, वो कौन सी है, तो अब हम देखते हैं रिहंद परियोजना। ठीक है, इसी में है रिहंद परियोजना। और रिहंद परियोजना पे बांध बनाया गया है, ये रिहंद नदी पर ही बांध है। ठीक है, रिहंद नदी पर, और इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, रेणुका परियोजना भी कहा जाता है, इसके बारे में बताए थे हम आपको। तो यहाँ रहेगी रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, ठीक ना, रिहंद परियोजना। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जो थी, ये राजस्थान में रहेगी। ठीक ना, इंदिरा गांधी राजस्थान में। वो तो कैनाल थी। राजस्थान में। और इसके बाद हम देखते हैं तो अभी कौन कौन सी परियोजना छूट रही है, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना, आंध्र प्रदेश में। और इसमें आपको बताया गया था नागार्जुन सागर परियोजना जो थी कृष्णा नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, कृष्णा नदी पर बनाई गई है नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर परियोजना। इसके बाद हीराकुंड हो गया, भाखड़ा नांगल हो गई, सतलज हो गई, दामोदर घाटी परियोजना जो है, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है, ये दामोदर नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है, ठीक है, दामोदर नदी पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो दामोदर तो हम देख लिए हैं, दामोदर घाटी परियोजना देख लिए हैं। अभी कौन कौन इसमें परियोजना जितनी थी तो वो हो गई है, एक भाखड़ा नांगल हो गई पहली परियोजना, फिर रिहा इंदिरा गांधी दूसरी, दामोदर घाटी दूसरी हो गई, नागार्जुन सागर हो गया, हीराकुंड। हीराकुंड जो है उड़ीसा में बनाई गई, महानदी पे, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये दामोदर घाटी, हीराकुंड जो है ये महानदी पर है, और दामोदर घाटी ये दामोदर नदी पर है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर, इसको याद रखना है आपको। ठीक ना, तो ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसका ये मानचित्र में कुछ था, मतलब मानचित्र बस, इससे ज़्यादा इसके इन नदियों के बारे में नहीं। बाकी अभी मानचित्र पे एक क्लास डिटेल में क्लास होगी, ठीक है, मानचित्र के लिए। ये तो बस इसी चैप्टर वाइज इसमें चल रहे हैं, तो इसी में मिला है तो इसको हम लोग कवर करते चले हैं। बाकी मानचित्र के लिए क्लास ली जाएगी। तो आगे इसमें हम लोग देखते हैं, ये परियोजनाएं हैं। अब इन परियोजनाओं की कुछ कमियां हैं, ठीक है, उस कमियों के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी कमियां हैं इसमें। तो कमियां हम कुछ देखते हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं। ठीक ना, तो कमियों की अगर बात की जाए तो यहाँ जो कमियां आती हैं उसमें हमको ये देखना है कि सबसे पहली बात, इसमें प्राकृतिक बहाव इनका कम हो जाता है, प्राकृतिक बहाव में कमी आएगी, बिल्कुल रुक जाएगा। ठीक ना, नदी इस तरीके से जा रही थी, ये रिवर है,
और ये रिवर जो है बिल्कुल चली बेचारी, और इसको जो है बीच में बांध बनने के कारण इसमें रुकावट आ गई, ठीक ना। यहाँ बना दिया गया बांध, और यहाँ बांध बनने के कारण अब ये बांध बन गया तो यहाँ से आगे उसी तरीके से नहीं चल सकती है जैसे पहले चलती थी। तो इसमें प्राकृतिक बहाव की कमी जो है हमको देखने को मिलता है। जैसा पहले जो है प्राकृतिक बहाव हो रहा था वैसा अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है, इसमें क्या होगा दूसरी कमी के रूप में हमको याद रखना है कि इसमें यहाँ नीचे जो है जल काफ़ी समय तक रहने के बाद तलछटी इसमें जो है थोड़ी सी काफ़ी कठोर हो जाती है, और यहाँ जीव जंतुओं के रहने के लिए जो है उपयोगी नहीं होता है। तो जीव जंतुओं के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है, दूसरी कमी के रूप में है। फिर इसी के कारण जब यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी झीलें निर्मित की जाएंगी और जल संचयन अधिक होगा, ज़्यादा रोका जाएगा यहाँ जल, तो इससे भूकंप जैसी समस्या भी आती है, ठीक है। भूकंप भी इससे जो है ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। भूकंप की समस्या देखने को मिलेगी, भूकंप की समस्या, ठीक। तो ये सभी रीजन जो है इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे कई इसकी कमियां हैं। फिर जो है एक होता है जल संरक्षण, ठीक है, जल संग्रहण, ठीक है, संरक्षण तो, और साथ में संग्रहण उसको हम कहेंगे, ठीक है। जल संग्रहण या संचयन भी कह सकते हैं। तो जल संग्रहण का क्या मतलब होता है? जल संग्रहण का मतलब ये होगा, प्लस स्लाइड क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो जल संग्रहण का क्या मतलब होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जल संग्रहण का मतलब होता है कि जिस स्थान पर जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, जैसे ये मकान है किसी का, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, इस मकान में हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ इस मकान में हम ये देख रहे हैं, ठीक ना। इस मकान में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश के समय में क्या किया जाता है कि जल को रोका जाता है। बारिश के समय में इन क्षेत्रों में जल को रोकते हैं, और ये जल को रोक कर क्या करेंगे कि इस जल को जो रोका गया है इसे किसी पाइप के माध्यम से इसको एक बड़ी टैंक के रूप में जमा करके रखा जाएगा, और इसे बड़ी टैंक के रूप में जमा करेंगे कहीं, ठीक ना। एक बड़ी टैंक के रूप में इसको जमा किया जाएगा और इस बड़ी टैंक में इसको रखा जाएगा, ताकि बाद में जो है इसका उपयोग किया जा सके। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो है बाद में इसका उपयोग किया जाए। तो ये उसी तरीके से कि जब ज़रूरत होगी तो हम जो है इस जल से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, और इसीलिए जो है ये जल संग्रहण जैसी व्यवस्था लागू की गई है। काफ़ी क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, जैसे मौसिनराम हो गया, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। भारत का जो क्षेत्र है, एक मिनट आपको हम दिखाते हैं मैप में। कितनी स्लाइड ओपन हो जा रही है, कहाँ गया मैप वो? अरे सही है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये क्षेत्र है हमारा, यहाँ है मौसिनराम, ठीक ना, यहाँ है मौसिनराम, मेघालय में है, और यहाँ पर खासी पहाड़ी के नाते यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि हवाएं जब एक बार इसमें प्रवेश कर जाती हैं तो तब तक बारिश होती है जब तक बाढ़ जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। तो मौसिनराम में बारिश तो ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में बारिश बिल्कुल नहीं होती।
राजस्थान का बीकानेर जो स्थान है, इधर बारिश नहीं होती है। तो इन क्षेत्रों में जब बारिश नहीं होगी तो इनके यहाँ जल की आपूर्ति कैसे होगी, इसीलिए जल संग्रहण किया जाता है। तो इसको दूसरे स्थानों से यहाँ शुष्क स्थानों पर पहुँचाया जाता है। बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टैंकों के माध्यम से यहाँ पर पूरे वर्ष भर के जल को इकट्ठा करके और इधर पहुँचाया जाता है, ठीक ना। उसको बाद में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसलिए जो है इस तरीके से जल की आपूर्ति की जाती है, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक ना। इस तरीके से जल संग्रहण जो है यहाँ पे दूर किया जाता है। अब हमें इस चैप्टर में तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना, जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। तो ऐसा मतलब मेघालय में ज़्यादा बारिश होती है, फिर ऐसे जो है तमिलनाडु में भी किया जाता है, छत जल संग्रहण वहाँ पे भी किया जाता है। तो ऐसे जो है काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा जल को बचाया जाता है, ठीक। तो एक चैप्टर में अब हमको कुछ देखना नहीं है। हाँ, नर्मदा बचाओ एक आंदोलन था, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि उस पर जो बांध से समस्या आ रही थी, बांध बनने से जो समस्या आ रही थी, तो उसी को दूर करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो उसको नर्मदा बचाओ मतलब वो आंदोलन के नाम से वो लोग चला रहे थे। तो इस तरीके से जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम लोग एग्रीकल्चर का चैप्टर देखेंगे, कृषि क्षेत्र का चैप्टर देखने वाले हैं आगे, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। एक कंप्लीट मानचित्र की क्लास जल्द ही आपके सामने आएगी। तो उसमें कंप्लीट मानचित्र हम लोग एक बार में जियोग्राफी का लेंगे और एक जो है इसमें हिस्ट्री का लेंगे। तो दोनों कंप्लीट जो है काफ़ी कोशिश या तो थोड़े छोटे छोटे वीडियो के रूप में रहेगी या फिर उसको एक कंप्लीट वीडियो लाया जाएगा 1 से 1.5 घंटे का, ताकि कंप्लीट हो जाए उसी में, ठीक ना। बाकी इसमें कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। आपके सारे डाउट हम जो है रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई डाउट आपका छूटेगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखना है। तो थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।